हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टोना चैनल पर। हमारे द्वारा यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट 2022 और अदर स्टेट के जो भी पीसीएस होते हैं उनको टारगेट करते हुए प्रैक्टिस और रिवीजन के तौर पर डेली एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो हमारे साथ जुड़िए, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विथ एनर्जी के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता हाल ही में चर्चा में रही है, निम्नलिखित किन भू राजनीतिक घटनाओं का समाधान प्रस्तुत करती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 सेकंड का वक्त देता हूं, सोचिए जब तक आप लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया। क्या कहता है इसका एक्सप्लेनेशन, ध्यान देते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हिस्सा लिया और इसकी अध्यक्षता भारतीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा की गई। अध्यक्षता किसने करी? भारतीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा। बैठक में अफगान लोगों को तत्काल मानवीय सहायता का आह्वान किया गया और अफगान परिदृश्य पर क्षेत्रीय देशों के मध्य घनिष्ठ सहयोग व परामर्श के आग्रह किया गया। यह क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक थी। पहली बैठक इसकी एक बार 18 में और 2019 में की गई और ये कहाँ संपन्न हुई थी? ईरान में संपन्न हुई थी। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से स्टेटमेंट हमारे सही होने वाले हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के भीतर खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त है। देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कहती है राज्य सरकार को अपनी सीमा के अंदर मौजूद खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए दोस्तों, दूसरी स्टेटमेंट तो इसकी बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य सरकार ही की अपनी सीमा के अंदर मौजूद खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार होता है और केंद्र सरकार को EEZ के भीतर खनिजों का नियंत्रण अधिकार है। जी हाँ, ये भी इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट इसकी सही है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। खनन से संबंधित, यहाँ से देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि खनन जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी काम आता है और प्रीलिम्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान की सूची 2 राज्य सूची के क्रम संख्या 23 के प्रावधान है कि राज्य सरकार को अपनी सीमा के अंदर मौजूद खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। इसलिए स्टेटमेंट दूसरा क्या था? बिल्कुल सही था। और केंद्रीय सूची क्रमांक 54 में ये प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। तो पहली स्टेटमेंट इसकी सही हो गई थी। सभी अपतटीय खनिज जो भी होते हैं खनिज जैसे कि प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है। ये वाला स्टेटमेंट भी अपने नोट में मेंशन करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला अपतटीय खनिज वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होने वाली है। देखिए, MP लेट्स के बारे में पूछा जा रहा है और MP लेट्स का जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एक बार यूपीएससी पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग देखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मतलब MP लेट्स एक केंद्रीय जो होता है वो क्षेत्र की योजना। देखते हैं। MP लेट निधि का उपयोग सुगम भारत अभियान के कार्यान्वयन हेतु भी किया जा सकता है। अच्छा जी, इसका अगला स्टेटमेंट क्या कहता है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य MP लेट्स की योजना के तहत पात्र नहीं होते हैं। देखिए, यहीं आप पकड़ सकते थे, एलिमिनेशन लगा सकते थे कि पात्र नहीं होते। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पात्र होते हैं। जहां आपने तीसरा ऑप्शन कट किया तो देखिए आप सीधे आंसर तक ही पहुंच गए। हमें नहीं भी आता फिर भी हम एक स्टेटमेंट को पकड़ते हुए आंसर तक पहुंच गए, यानी कि केवल इसका 1 और 2 स्टेटमेंट सही, मतलब पहली स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी इसकी सही है। जी हाँ दोस्तों, MP लेट्स एक कैसी योजना है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसको नोट में मेंशन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि 2025-26 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की बहाली को मंजूरी प्रदान कर दी। कब तक? 2025-26 तक। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, घोषणा की गई थी 1993। थोड़ा डेट याद रख लीजिएगा। इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाता है, जिसके तहत देखिए आप पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़क इत्यादि क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है। ये जो आपके क्षेत्र है ना, इनको थोड़ा सा अपने नोट में मेंशन करिएगा, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा वगैरह। जून 2016 से MP लेट्स फंड का उपयोग स्वच्छ भारत अभियान और सुगम भारत अभियान, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि के कार्यान्वयन के लिए भी किया जाता है। ये जो 5-6 योजना है इनके अंतर्गत भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी स्टेटमेंट बन के आ सकती है। और प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र हेतु MP लेट्स की राशि कितनी है? 5 करोड़। इसको याद रख सकते हैं, कितनी है? 5 करोड़, जो प्रत्येक 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में जारी की जाती है। लोकसभा सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्रों में, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा जो सांसद होते हैं वो लोकसभा क्षेत्रों में जिला प्राधिकरण परियोजनाओं की सिफारिश करनी होती है, जबकि राज्यसभा सांसदों को उस राज्य में खर्च करना होता है जिसने उन्हें सदन के लिए चुना है। ये वाला स्टेटमेंट अच्छा है, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मनोनीत सदस्य क्या कर सकते हैं? कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट में जरूर मेंशन कीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत और स्वीडन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत और स्वीडन बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होने वाली है।
भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी कि लीड आईटी लॉन्च किया है। देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत ने 6 नेशन पीस समिट जो है फ्रेमवर्क के अंतर्गत परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर स्वीडन के साथ काम किया। तीसरी स्टेटमेंट है, भारत स्वीडन की अध्यक्षता में एक पर्यवेक्षक के रूप में आर्कटिक परिषद में शामिल हुआ है। क्या यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? जी हाँ दोस्तों, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये लेटेस्ट अभी जो हाल ही में चर्चा में रहा है ये वाला क्षेत्र, तो आपको इसको मेंशन कर लेना है। तो तीसरी स्टेटमेंट इसकी सही है। दूसरी स्टेटमेंट भी इसकी बिल्कुल सही है कि भारत ने 6 नेशन पीस समिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर स्वीडन के साथ काम किया। ये वाला स्टेटमेंट भी इसका बिल्कुल सही है। और पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है ही, क्योंकि संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी लॉन्च किया। ये पूछ सकता है कि हाल ही में लीड आईटी किससे संबंधित है, ऐसा भी यूपीएससी बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन तो लेके आता है ये प्रीलिम्स में। तो ठीक है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट इसकी सही है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। भारत स्वीडन बहुपक्षीय संबंध। भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के सहयोग से लीडर ग्रुप ऑन इंडस्ट्री तो लीड आईटी लॉन्च किया था। किसकी सहायता से? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सहायता से। 1980 के दशक में भारत और स्वीडन ने 6 नेशन पीस समिट के फ्रेमवर्क के अंतर्गत परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर एक साथ काम किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत और स्वीडन के मानवीय मामलों पर एक वार्षिक संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2013 में स्वीडिश प्रेसिडेंसी के दौरान भारत किरूना मंत्री स्तरीय बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में आर्कटिक परिषद में शामिल हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कहता है। नए सुगम्यता मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए? क्या बोल रहा है? नए सुगम्यता मानकों के लिए मसौदा और दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मंत्रालय? देखिए, एक मंत्रालय से रिलेटेड जो है यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, कहीं ना कहीं ये पूछता है, तो ध्यान रखना है इसको। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग 5 सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। देखते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नए सुगमता मानकों हेतु मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत लगभग सभी टेलीविजन, देखिए ये वाला, सभी टेलीविजन चैनलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे या तो कैप्शन या सांकेतिक भाषा का उपयोग करें ताकि श्रवण बाधितों को प्रोग्रामिंग को समझने में मदद मिल सके। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य श्रवण बाधित लोगों के लिए टेलीविजन कार्यक्रमों हेतु सुगम्यता मानक प्रदान करना है। ठीक है, इन मानकों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत, दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम क्या है? 2016 के तहत अधिसूचित किया जाएगा ताकि सुनने में अक्षम व्यक्तियों के लिए टेलीविजन सामग्री को अधिक समावेशी बनाया जा सके। सभी प्रोग्रामिंग और सामग्री जैसे संगीत शो, वाद विवाद, स्क्रिप्टेड अनस्क्रिप्टेड रियलिटी शो आदि विज्ञापनों और टेली शॉपिंग सामग्री के लिए इन मानकों का पालन करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, अतः विकल्प इसका भी सही था, यानी ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है? सुगम्यता मानकों हेतु दिशा निर्देश जारी करें किसने? सूचना प्रसारण मंत्रालय ने। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। हाँ यार दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुँचते रहे। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।